हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे जो हमारा व्यावसायिक प्रबंधन होता है ना, उसके वित्त का जो प्रबंधन रहता है। और व्यावसायिक वित्त को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। और इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, उसकी बात कर रहे थे। और अब हम लोग बात करेंगे इसी में आगे कि जो वित्तीय प्रबंधन है उसका उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं उद्देश्य क्या क्या है वित्तीय प्रबंधन के। तो देखिए, जो मुख्य उद्देश्य है वो बहुत आराम से समझ लीजिएगा एक ही बार में, कि जो भी अंशधारी है ना, अंशधारियों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंशधारियों को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स ही वास्तव में किसी भी कंपनी के मालिक होते हैं। शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो शेयर होल्डर्स कौन हो गए, जो मालिक हैं। अब शेयर होल्डर्स की धन संपदा में आपको अधिकतम वृद्धि करना, यही आपका उद्देश्य है। ठीक है, अजीब लगता है, पहली बार जब मैं कॉलेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स पढ़ रहा था तब भी ऐसा था कि एक ही काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका, वित्तीय प्रबंधन है उसका, कि जो भी कंपनी के मालिक हैं, जो भी कंपनी के ओनर्स हैं, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वेल्थ को बढ़ाना, उनकी धन संपदा में वृद्धि करना, बस। अब इसी पॉइंट को दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इसलिए हम लोग उसको 3-4 तरह से अलग अलग घुमा फिरा करके थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या बात है, कैसे। और अच्छा, यहां पर ये भी बात आती है कि धन संपदा में आप कैसे वृद्धि करोगे। तो उनके पास होते क्या है, शेयर्स होते हैं, अंश होते हैं। अंश को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शेयर। अब कोई उनके पास शेयर है, अब शेयर को का प्राइस होता है, कीमत होता है। तो अगर हम शेयर की बाजार कीमत को बढ़ाते जाएं, क्या करते जाएं, बाजार कीमत को बढ़ाते जाएं, तो क्या हो जाएगा, उनकी धन संपदा भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो किसी कंपनी के शेयरों के बाजार मूल्य में वृद्धि, किसके मूल्य में वृद्धि, बाजार मूल्य में वृद्धि, ये करके हम काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू होता क्या है, बाजार, जो मैंने लिखा था मार्केट कीमत, वो क्या होती है, कोई भी शेयर जो है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिसके शेयर्स ट्रेडेबल होते हैं। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे यहाँ पर, जो मेन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी और बीएससी लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं हम लोग, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, तो इन पर लिस्टेड कंपनीज भी होती है, उनके शेयर्स भी ट्रेड किए जाते हैं। ऐसे ही प्राइवेट कंपनीज के भी शेयर्स रहते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू जब आप इवैल्यूएशन करा रहे हो या कोई डील करा रहे हो तो वहां पर भी आती है। तो नॉट नेसेसरली वो पब्लिकली किसी एक्सचेंज पर ट्रेडेबल हो, उसके बाद भी अंश की वैल्यू जो मार्केट में किसी डील के टाइम पर जा रही है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, मार्केट वैल्यू रहती है। जो बाजार में कीमत है वही उसकी बाजार कीमत है, इतना आसान है। और बाजार क्या होता है, जहां पे कोई खरीदने वाला है, तो आप अपने अंश को बेचने जा रहे हो, तो वो जितने पैसे आपको देने के लिए तैयार है, या बाजार में सब लोग मिलकर के कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, बाजार मूल्य निकल करके आएगा। तो बाजार मूल्य कितना है प्राइवेट कंपनी के केस में, जो लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड कंपनीज का तो आपको तुरंत स्टॉक्स पे दिखता रहेगा कि अच्छा इसका प्राइस कितना चल रहा है, तो वो भी मार्केट रेट ही होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि कंपनी का जो, हमें ही पता चल गया कि काम उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वित्तीय प्रबंधन का, कि हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, बाजार कीमत को बढ़ा करके। बाजार कीमत कैसे बढ़ाई जाएगी शेयर्स की, तो इसमें कई चीजें आती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, बाहर के भी फैक्टर्स होते हैं, युद्ध हो गया तो सब शेयर मार्केट नीचे धड़ाम से गिर जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कोविड-19 आया तो उसकी वजह से भी एक्सपेक्टेशन थी नीचे गिरने का, नीचे गिरा भी। ऐसे ही ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन कंपनी के अंदर से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिससे कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है, उसकी बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो भी कंपनी का पैसा होता है ना, कुल मिलाकर के अल्टीमेटली वो उनके मालिकों का ही होगा। ठीक है, तो कंपनी के जो भी सभी कोष, मतलब जो भी फंड्स हैं, वो अंशधारियों से ही संबंधित होते हैं। ठीक, अंशधारी मतलब कौन हो गए, ओनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। और जिस प्रकार इन फंड्स का क्या होता है, विनियोजन होता है। विनियोजन मतलब इन्वेस्ट किया जाता है, किसका, इन फंड्स का। तो जिस हिसाब से इन फंड्स को इन्वेस्ट किया जा रहा है और उनके द्वारा लाभार्जन होता है, ठीक है, किया जाता है, उसके अनुरूप ही उनकी बाजार कीमत या मूल्य निर्धारित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए। आपके पास थे 100 रुपए कंपनी में, आपने 100 का इन्वेस्ट ऐसे किया कि 100 से आपने 1000 रुपए बना दिए। दूसरे ने ऐसे इन्वेस्ट किया था कि उसके 700 रुपए बने थे। तो अब यहां पर लाभार्जन कितना हो गया, 100 तक पहले से दे 1000 बन गया, तो यानी कि 900 रुपए का फायदा हुआ। यहां पर आपको 600 रुपए का फायदा हुआ। तो जिसने इस तरह का फायदा करके दिखाया उसके शेयर्स की वैल्यू ज्यादा ऊपर चली जाएगी, सीधी सी बात है। जो सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यू बना पा रहा है, उसका क्या हो जाएगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये फंडामेंटल बात है, इसमें कोई सोचने की इतनी बात नहीं थी, सीधी सी बात है। ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो ज्यादा ऊपर जाएगा। इससे क्या संबंधित है, इससे ही लिंक्ड आपका अगला पॉइंट आता है कि यदि किसी निर्णय से प्राप्त होने वाला लाभ
कोई आपने निर्णय लिया कि इस मशीन में इन्वेस्ट किया जाए, या यहाँ पर इस नए मार्केट को अप्रोच किया जाए, या यहाँ पर हम लोग एडवर्टाइजिंग कैंपेन करते हैं, यहाँ पर हम लोग एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, तो आपने कोई निर्णय लिया, इस तरह के निर्णय, बिजनेस से रिलेटेड निर्णय की बात हो रही है ना, बाकी कोई निर्णय की बात नहीं हो रही। अब क्या हुआ, ये निर्णय जब आपने लिया तो इस निर्णय की कुछ लागत आएगी। मान लीजिए आपने एडवर्टाइजमेंट किया कि ऐसा करते हैं, रेडियो पर करते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और रेडियो पे आपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए। अब उस 1 लाख के बदले आपने देखा कि आपकी जो सेल्स थी वो 1 करोड़ की बढ़ गई। कितने की बढ़ गई? 1 करोड़ रुपए की। और 1 करोड़ में से आपका मान लीजिए 20% का मार्जिन बनता है, तो आपने 1 लाख खर्च किया था और आपको 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? 20 लाख का प्रॉफिट। तो ऐसे में आपको क्या समझ में आ रहा है कि लागत कितनी आई? 1 लाख, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? लागत की तुलना में क्या अधिक होता है? लाभ। लाभ कितना आ रहा है यहाँ पर? 20 लाख। तो अगर आपने कोई ऐसा निर्णय लिया है जिससे ऐसा हो रहा है कि लाभ ज्यादा हो गया और क्या हो गया, लागत कम आ रही है, तो भी शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, है ना, शेयर की जो बाजार कीमत है वो ऊपर जाएगी। तो इससे क्या होता है? समता। समता का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर्स। इन्हीं को हम लोग इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कौन कौन से होते हैं। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे बोल देते हैं इक्विटी शेयर्स। इनका भी बाजार मूल्य बढ़ जाता है। ये भी सीधी सी बात है। ऐसे ही सभी वित्तीय निर्णयों का लक्ष्य क्या होता है? कुल मिलाकर के पॉइंट क्या है? हर टाइम पर हम लोग शेयर्स का प्राइस ऊपर ले जाना चाहते हैं सस्टेनेबली। कई बार तो फ्रॉड हो जाता है। हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में कुछ बार घोटाले भी हुए हैं, तो हर्षद मेहता स्कैम भी था, उसमें भी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ बेईमानी करके हम कुछ शेयर्स का प्राइस ऊपर बढ़ाते हैं। वहां पर एसीसी सीमेंट का केस हुआ था, कभी आपको अलग से पढ़ाऊंगा। वैसा नहीं है, यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो होता क्या है, जितने भी आपके वित्तीय निर्णय हैं, जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, उनका लक्ष्य होता है वो इसी बात का होता है कि प्रत्येक निर्णय कुशलतापूर्वक लिया गया है तथा उनसे अंशों का जो बाजार कीमत है ना, उसके मूल्य में वृद्धि हुई है, बाजार कीमत के मूल्य में वृद्धि हुई है। यही हमारा पर्पस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, यही उद्देश्य है बस। अच्छा, अब इसी से समझ लीजिए निवेश के इसलिए करना क्या करेगा, आपको दिमाग ये चलाना है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे क्या हो, प्रॉफिट ऊपर जाए और आपके शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाए। प्रॉफिट से भी ज्यादा क्या है, शेयर होल्डर्स की जो मालिक है, हमें उनको ज्यादा वैल्यू देनी है। तो वो कैसे आ सकता है? आपको उन सभी रास्तों को ढूंढना पड़ेगा। वित्त पोषण के तरीकों, वित्त पोषण के तरीकों का मतलब क्या हुआ? देखो 3 चीजें हैं। निवेश के उन सभी रास्तों, यानी कि आप इन्वेस्ट कहां पे कर रहे हो, ये क्या आ गया? इन्वेस्ट। आपके पास जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, किसको? शेयर होल्डर्स को। दूसरा क्या है? वित्त पोषण के तरीकों। आपको पैसा लाना है तो उसको बोलते हैं वित्त पोषण, फाइनेंसिंग, ठीक है। ये पैसे लेकर के आना है, ये लगे लगाए पैसे को इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है। और कार्यशील पूंजी, इसका क्या मतलब क्या होता है? कार्यशील पूंजी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो रोजमर्रा के कामकाज होते हैं ना किसी भी कंपनी में, वो कामकाज करने वाली कंपनी जो है उसमें रोज रोज की जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो इस तरह से मैनेज की जाए कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। किसको? शेयर होल्डर्स को, अंशधारकों को। तो 3 चीजें हैं, आप इन्वेस्ट कैसे करोगे, पैसा लेकर के कैसे आओगे, और जो रोजमर्रा का कामकाज है उसको किस तरह से पैसों से लेकर के चलाओगे। ये तीनों चीजें आपको किस तरह से सोचनी चाहिए कि कैसे भी भैया शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ाओ, ठीक है। क्या है कि विभिन्न घटकों का प्रबंधन करने के तरीकों की पहचान की जानी चाहिए, जो अंततः ये हमारा क्या है, फाइनल जो गोल है, उद्देश्य है, वो यही है कि इक्विटी शेयर की कीमत में वृद्धि कर सकें। तो हमें ऐसे तरीकों को ढूंढना होगा। कहां पर? निवेश, फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल, ठीक। इन्हीं को लेकर के भी हम लोग बात भी करेंगे आगे। अब ये जो आपको बात किया जाए, ऐसा किया जाए तो बोल दिया, ये किया कैसे जाएगा? तो इसमें एक आपको एफिशिएंट डिसीजंस लेने होंगे, अच्छे डिसीजंस लेने होंगे। तो ये सब क्या बोलते हैं इसको? एफिशिएंट डिसीजंस को हम लोगों ने हिंदी में लिख रखा है कि कुशल निर्णय लेकर के संभव हो सकता है। सोच समझ करके आपको करना पड़ेगा, और उसमें भी बहुत सारी चॉइसेस होंगी, उनमें से आपको अच्छे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। जैसे कुशल निर्णय। अब कुशल निर्णय यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं। कैसे अल्टरनेटिव्स हैं? मेरे पास पैसे हैं, अब मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा बच रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यार 50,000 रुपए में अपना ही जो काम कर रहे हैं उसमें हम किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दे दें क्या, जिससे हमें कुछ एप्लीकेशन डेवलप करवाना है। और एप्लीकेशन डेवलप कराने से 2 या 3 महीने में जब एप्लीकेशन, या 5 महीने में डेवलप होकर के तैयार होगा, तो उस पर मैं और भी अच्छे से पैसा कमा सकता हूँ। या फिर मैं सोचूं कि नहीं, यहाँ पर ऐसा करते हैं कि कुछ एजुकेटर्स को लेकर के आ जाते हैं जिससे कि हम ज्यादा जल्दी से वीडियोस बना पाए। कुछ भी आप सोच सकते हो, ठीक है, कि ये नोट्स को डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ ऐसा काम कर लें। तो वो जो 50,000 रुपए है उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप
सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर सकते हो, आप बाकी जगह पर भी ऐसे खर्च कर सकते हो। ऐसे ही आपको फाइनेंस लेकर के आना है, पैसा लेकर के आना है, कहां से लेकर के आओगे? बैंक से लेकर के आ सकते हो, या फिर आप शेयर इशू कर सकते हो, या फिर आप पब्लिक डिपॉजिट से उठा सकते हो, या फिर आपको कोई चीज चाहिए तो आप पर लीज लेकर के उठा लो। तो बहुत सारे तरीके हैं फाइनेंस करने के भी। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में क्या चीजें आती है? 3 चीजें आती हैं, आपको बताऊंगा अभी संक्षेप में बता देता हूं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो रोजमर्रा का कामकाज चल रहा है ना, उसमें 3 चीजें समझ लो। एक तो समझ लो पहला कैश, रोकड़, कि कितना पैसा रखा जाए, ठीक है। दूसरा क्या समझ लो? इन्वेंट्री, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कंद, ठीक है। तीसरा समझ लो रिसीवेबल्स, ठीक है। रिसीवेबल्स, अब देखो मतलब क्या होता है? कैश का मतलब होता है रोकड़। आपके पास मान लीजिए आपकी दुकान चल रही है और आप अपनी दुकान पर ही कितने रुपए रख करके रखे हुए हो? आपकी दुकान है परचूनी की और आपके पास दुकान पर हमेशा 10 लाख रुपए पड़ा रहता है, ठीक। तो कोई भी पैसे की जरूरत होगी आप तुरंत उसमें लगा दोगे कि अच्छा अरे इनको पैसे देने हैं या इनसे पैसे लेने हैं, तो 10 लाख रुपए आपने रखा हुआ है। लेकिन अच्छा डिसीजन है क्या? ये बेवकूफी भरा डिसीजन है। आपकी परचूनी की दुकान है, मान लीजिए कि 10,000 या 20,000 रुपए दुकान पर रखा हुआ है, कुछ आपके कोई सामान या लेनदार आ गए जिनसे आप सामान खरीदते हो, या 50,000 रुपए तक रखा हुआ है, बड़ी दुकान है आपकी, लेकिन 10 लाख रुपए आपकी दुकान पर ही हमेशा पड़ा रहे, इसका कोई फायदा नहीं है। वो 10 लाख रुपए आप किसी बैंक में जमा कर दोगे तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, या कुछ और तरीका होगा, या अपनी दुकान बड़ी कर लो, या कोई दूसरी दुकान की ब्रांच आपने एक और जगह पर खोल दी, कुछ और भी कर सकते हो। तो अगर आपने बहुत ज्यादा कैश लेकर के रखा तो भी समस्या है। और मान लीजिए 10 लाख की जगह आपने अपने पास 100 रुपए रखा हुआ है दुकान पर, अब आपने किसी से सामान खरीदा था, वो आ गया आपकी दुकान पर कि भैया आपने तो बोला था 20 दिन में पैसे दे दो, आप दे नहीं पा रहे हो, और आकर के झगड़ा करने लगा, तो एक तो आपका मूड खराब होगा, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, उसमें आपका समय भी बर्बाद हो रहा है। फिर हो सकता है आपको उसी लड़ाई झगड़े की वजह से किसी सामने वाले दुकान से पैसे लेने पड़े कुछ ब्याज पर। तो अगर आप बहुत ही कम कैश रखते हो तो दिक्कत आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता था कि उस कैश ना होने की वजह से आपका काम ही रुक गया, आपका काम ही रुक गया, तो वो भी नुकसान हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि कैश कितना होना चाहिए? कुछ सफिशिएंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कुछ ठीक ठाक अमाउंट होना चाहिए, है ना। अच्छा, ऐसे ही इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? दुकान है आपकी, अब आपने बहुत सारी चीजें ऐसी भर रखी हैं, ठीक है, पूरी दुकान भरी हुई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो बहुत जल्दी खराब होने वाली हैं, तो आप उनको भी भरते चले जा रहे हो, और आपने कभी भी दुकानदार को बताया ही नहीं कि आपके पास पड़ी हुई है, तो वो खराब इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री मतलब जो भी आपका सामान भरा हुआ है। ऐसे ही रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब आप जिन लोगों से उधार दे रखा है, तो आप देखते हो उनको कि अच्छा ये बगल से निकल करके जा रहे हैं, तो उनसे भी मांग लो कि भैया उधार आपने वापस कर दो, उससे भी आपको पैसा मिल सकता है। अब इसी में मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके वो फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो उनके यहाँ पर मैंने देखा कि उनका स्टोर है दुकान के पीछे, जिसमें बहुत 15-15, 20-20, 30-30 साल पुरानी फोटोज पड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादी में बुलाया, फोटोज खिंचा ली, वापस सारी फोटो ली नहीं। अब उन फोटोज का इनके लिए कोई मतलब नहीं है। तो उधार पर अगर आप इतना काम करते हो तो भी बहुत नुकसान होने लग जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये रोजमर्रा का कामकाज वाली चीजें, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह की बात क्या होती है कि आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। अब उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना ही आपको क्या होता है? कुशल निर्णय होता है, ठीक। अच्छा, आगे बात समझ में। अब समझिए, वित्तीय निर्णय की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल डिसीजन है ये, ठीक। अच्छा, 3 चीजें मैंने बताया था, निवेश संबंधी होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरा बोल देते हैं, अगर इंग्लिश में इसको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन नहीं बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है किससे? फाइनेंसिंग से। आप पैसा कैसे लेकर के आओगे? वित्तीय मतलब फाइनेंसिंग, तो इसको बोल देते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। और तीसरा हमारा हो जाता है वर्किंग कैपिटल से। और यहां पर जब हम लोग वित्तीय निर्णय की बात कर रहे हैं ना, तो आप समझिएगा एक और ध्यान देने की बात है, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के हैं, कुछ ऐसे हैं बहुत शॉर्ट टर्म के हैं। तो जब वित्तीय निर्णय की भी बात कर रहे हैं ना, तो उसमें लॉन्ग रन में हम 3 चीजें देखते हैं। तो यहां पर हमारे क्या क्या आ जाता है? इन्वेस्टमेंट आ जाता है, निवेश। दूसरा हमारा आ जाता है वित्तीयन। और जो तीसरा है ना, जो हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल की बात की थी, वो तो रोजमर्रा की बात थी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या था? ये तो रोजमर्रा की बात थी। यहां पर जो तीसरा निर्णय आता है वो आता है डिविडेंड से रिलेटेड, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं? लाभांश। तो ये आ जाएगा आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड समझते हैं क्या होता है? देखो, डिविडेंड, अब मैं आपको हिंदी में लाभांश मैंने बोला, लेकिन पता न्यूज़पेपर्स में निकलते हैं उसमें भी डिविडेंड लेकर के आता है, हिंदी के अखबारों में भी। तो डिविडेंड क्या होता है आपको समझ लीजिए, बहुत आसानी है। आपने पैसे उठाए, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के बहुत सारे मालिक हैं, आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं, अब कंपनी को हो रहा है फायदा, ठीक। कुछ लोगों से आपने लोन लिया हुआ था, तो जिनसे लोन लिया हुआ था उनका तो आप ब्याज दर चुका रहे हो, उनका ब्याज दर के हिसाब से उनका ब्याज आप चुकाते जा रहे हो, ठीक है। उनका मूलधन भी वापस कर दोगे। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों को कंपनी के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा बांट दिया जाता है। क्या होता है? बांट दिया जाता है। तो वो जो प्रॉफिट्स का हिस्सा बांटा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है? डिविडेंड कितना दिया जाए या ना दिया जाए, इसकी बात होती है। क्यों? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये सोचोगे यार, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर हम उनको डिविडेंड बांटेंगे
तो उनको तो फायदा हो रहा है, उनको पैसे मिल जा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिविडेंड आप नहीं बांट रहे हो तो वो पैसा फिर से आपने कंपनी में लगा लिया। अब मान लीजिए कंपनी किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जिसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है और कंपनी को पैसा चाहिए। एक चीज होती है उसको बोला जाता है ग्रोथ कैपिटल। क्या बोला जाता है? ग्रोथ कैपिटल। ग्रोथ कैपिटल का मतलब है कि भाई आपको जितना पैसा देते जाओगे ना, आप उससे और तेजी से ग्रो करोगे और ज्यादा पैसा कमाओगे। तो यहां पर ग्रोथ कैपिटल की कभी कभी बहुत जरूरत होती है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपकी कंपनी है तो आप डिविडेंड बांटोगे तो गलती कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा पाओ उतना ज्यादा ही पैसा बनेगा। तो आपको वेल्थ बढ़ानी है, इनकम थोड़ी बढ़ानी है। वेल्थ का मतलब क्या होता है? संपदा, धन संपदा। इनकम आय है। अब आय जोड़ जोड़ करके वेल्थ बनती है। तो आप आज की आय छोड़ करके अगर कल बहुत ज्यादा आय कमा सकते हो तो क्या करना चाहिए कि आज उतनी आय मत लो, तो आज डिविडेंड ना बांटो या कम बांटो। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, उनके शेयर्स ही है उनके पास, तो उनको अपना खर्चा चलाने के लिए डिविडेंड्स इनकम हो रही होती है, तो वो चाहिए होता है। ठीक। और भारत में अभी इस साल से तो खैर डिविडेंड का जो टैक्स हुआ करता था वो हटा ही दिया गया निर्मला सीतारमण जी ने। अभी तक क्या था कि हटा नहीं दिया गया, वो आपको इनकम माना जाएगा, सीधा सीधा इनकम माना जाएगा। तो आप जिस इनकम स्लैब में आते हैं वो उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है वो हटा दिया गया है। ठीक है। तो इसको हम लोग अभी अलग से डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि हम लोग डिविडेंड की बात कर रहे थे, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे बांटा जाना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने समझा दी। तो तीसरा आता है आपका लाभांश से संबंधित निर्णय, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डिविडेंड डिसीजन। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।